हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस और नोट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट जेएस और एक्सप्रेस जेएस का, जिसका नाम है ईजेएस टेम्पलेट इंजन। भाई देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप नोट जेएस के डेवलपर बनना चाहते हो तो उसके अंदर ये जो ईजीएस टेम्पलेट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और नोट जेएस एक्सप्रेस के साथ ये जो टेम्पलेट इंजन है ईजेएस, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो आने वाली जो कुछ वीडियोस हैं वो इसी के ऊपर बेस करेंगी, मतलब ईजेएस टेम्पलेट इंजन के ऊपर बेस करेंगी, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोस या 3-4 वीडियोस के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस एक्सप्रेस और नोट के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ईजेएस टेम्पलेट इंजन, ठीक है। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाओ। देखो, ईजीएस टेम्पलेट इंजन के बारे में हमें क्या बता रहा है भाई। देखो, पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझो। इसकी फुल फॉर्म क्या है ईजीएस की? एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। भाई देखो, एम्बेडेड का क्या मतलब होता है कि किसी चीज के अंदर कोई चीज अटैच करना, इम्बेड करना, इंसर्ट करना। इसका मतलब, इसका नाम क्या है? एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब हम जावास्क्रिप्ट को अपनी किसी फाइल के अंदर क्या करेंगे? एम्बेड करेंगे, अटैच करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, EJS embedded JavaScript is a popular template engine for Node.js। इसका मतलब कि भाई हमारे पास जो टेम्पलेट इंजन हैं वो और भी हैं, मतलब EJS के अलावा भी और टेम्पलेट इंजन मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन Node.js के अंदर, Express.js के अंदर हम सबसे ज्यादा कौन सा टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं? EJS। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, अब यहां पे देखो, यहां पे बता रहा है कि टेम्पलेट इंजन है क्या। क्योंकि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, उनको इसी चीज के अंदर कंफ्यूजन रहती है कि टेम्पलेट इंजन बेसिकली हम किसको कहते हैं, मतलब ये टेम्पलेट इंजन होता क्या है। भाई देखो, एक बात क्लियर करता जाऊं, हम इसको टेम्पलेट इंजन भी कहते हैं या टेम्पलेट व्यू इंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का मकसद यहां पे सेम है। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, अ टेम्पलेट इंजन इन वेब डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब वेब डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो सबके अंदर मोस्टली हमारे पास ये टेम्पलेट इंजन का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है, अ टेम्पलेट इंजन इन वेब डेवलपमेंट इज अ टूल दैट हेल्प्स यू क्रिएट डायनेमिक HTML पेजेस। मतलब देखो, यहां पे कह रहा है कि जो टेम्पलेट इंजन होते हैं ना हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर, जिस तरह EJS टेम्पलेट इंजन Node.js के अंदर है, एक्सप्रेस के अंदर है, तो ये एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? डायनेमिक HTML पेजेस को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। भाई देखो, आपको पता है ना कि हमारे पास दो टाइप के पेजेस होते हैं। ठीक है, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। अगर इसका छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दूं, ठीक है, यहां पे देखो, स्टैटिक पेज, ठीक है, किसको कहते हैं? जिस तरह उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। मतलब जब आप स्टैटिक पेज बनाते हो, HTML का स्टैटिक पेज बनाते हो, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो हमेशा फिक्स रहता है। मतलब एक दफा आपने उसके अंदर कंटेंट डाल दिया, वो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो ऐसे पेजेस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक पेजेस। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायनामिक पेजेस की। क्योंकि जो EJS है, टेम्पलेट इंजन है, इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक पेज का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ पे देखो कि डायनेमिक पेज का जो कंटेंट है वो हमारे पास चेंज होता रहता है। मतलब वो कभी भी हमारे पास फिक्स नहीं रहता, स्टैटिक नहीं रहता। क्योंकि डायनेमिक पेज के अंदर हमें नहीं पता कि कल कौन सा डेटा होगा, परसों कौन सा डेटा होगा, क्योंकि उसका डेटा टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है। ठीक है, तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे आ जाओ। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सिनेरियो समझाता हूं, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से EJS टेम्पलेट इंजन को यूज करके डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो, हमारे पास EJS टेम्पलेट इंजन को जब भी हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं? एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह index.js हो गई, और भी कोई फाइल हो सकती है। तो उसके अंदर यहां पे देखो हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, मेरे पास डेटा के अंदर क्या मौजूद है? मेरे पास एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट है। मतलब अभी यहां पे देखो कि ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, हमारे पास ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यहां पे देखो, ये जो अभी सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? एम्प्लॉय, इसके अंदर एक एम्प्लॉय का क्या है? डेटा है।
ठीक है। जिस तरह इसके अंदर प्रॉपर्टीज देखो, नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिर सरनेम है और फिर एज है। तो भाई देखो अभी ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो अभी मैंने हार्ड कोड की हैं इसी के अंदर, मतलब मैंने मैनुअली यहाँ पे राइट की हैं। लेकिन जब हम आगे जाके डेटाबेस के साथ काम करेंगे ना, तो यही ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास डेटाबेस से फैच होके आएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे सपोज करो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स हैं वो ऑब्जेक्ट बेसिकली कहां से आ रहा है, वो हमारे पास हमारे डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये समझ लो कि डेटाबेस से आ रहा है और अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे रेंडर करवाना है कहां पे, अपने एक डायनेमिक पेज के अंदर, डायनेमिक एचटीएमएल पेज के अंदर। तो यहां पे देखो मैंने क्या किया, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने पास किया अपने इस वेब पेज को जो कि एचटीएमएल के ऊपर बना हुआ है। और ये डायनेमिक क्यों कहलाएगा, क्योंकि देखो इसके अंदर ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी, इसका ये जो ऑब्जेक्ट है ना एम्प्लॉय, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डेटाबेस से फैच होके आ रहे हैं, उसकी डिटेल्स डेटाबेस से फैच होके आ रही हैं, वो हम अपने वेब पेज के अंदर, एचटीएमएल वेब पेज के अंदर जब रेंडर करवाएंगे तो वो जो पेज होगा वो कहलाएगा हमारे पास डायनेमिक वेब पेज। तो अब देखो मैं यहाँ पे रेंडर किस तरह से करवा रहा हूं। भाई देखो यहाँ पे ना मैंने एक सिंटेक्स ओपन किया है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे देखो लेस देन की साइन है, मतलब जिसको एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा परसेंटेज और फिर उसके साथ इक्वल है, और फिर जब मैंने इसको क्लोज किया तो यहाँ पे भी देखो परसेंटेज है और हमारे पास ग्रेटर देन मतलब एंगल ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास है EJS का प्लेस होल्डर सिंटेक्स। और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखो जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया था ना अपने डायनेमिक पेज को, उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूं। और कैसे रेंडर करवा रहा हूं, पहले मैंने उस ऑब्जेक्ट का नाम रखा और फिर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, मैं अभी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा हूं, नेम वाली जो कि मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो उसी को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूं। और भाई देखो हो सकता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम अपने इसे डायनेमिक पेज को रन करूं तो यहाँ पे अली का डेटा आ रहा है, सेकंड टाइम रन करूं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुमार का डेटा आ रहा है, क्योंकि डायनेमिक डेटा है, डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि डेटाबेस से जब भी हम डेटा फेच करते हैं तो हमें नहीं पता कि आज कौन सा डेटा आएगा, कल कौन सा डेटा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से जब हम ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रेंडर करवाते हैं अपने HTML पेज के अंदर, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसा डेटा जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे डायनेमिक पेज। और उस डेटा को रेंडर करवाने के लिए हम यहाँ पे EJS टेम्पलेट इंजन का यूज करते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, देखो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक सिंटेक्स के अंदर बंद किया हुआ है ना, तो ये जो सिंटेक्स है ना ये कहलाता है EJS का प्लेस होल्डर। मतलब ये जो आपको एंगल ब्रैकेट और परसेंटेज का सिंबल नजर आ रहा है ना, यही EJS को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो एम्प्लॉई है ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। और नेम जो है, नेम क्या है, नेम हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और फिर ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है, परसेंटेज और एंगल ब्रैकेट, ये बेसिकली क्या है, प्लेस होल्डर है। और ये प्लेस होल्डर किसका है, ये है हमारे पास EJS का, मतलब एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट इंजन। क्योंकि इसी प्लेस होल्डर को यूज करके, मतलब इसी टैग्स के सिंटैक्स को यूज करके हम क्या करते हैं, अपना जो डायनेमिक डेटा होता है वो अपने इस डायनेमिक वेब पेज के अंदर रेंडर करवाते हैं। और भी बहुत सारे काम है, वो मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको साथ साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम EJS को यूज करके। ठीक है, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो EJS टेम्पलेट इंजन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है मेरे पास, एक दो। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, EJS is a popular template engine for Node.js that allows you to generate HTML markup with plain JavaScript। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो EJS है ना, ये Node.js के साथ यूज किया जाने वाला एक पॉपुलर टेम्पलेट इंजन है। क्योंकि मैंने क्या बताया, हमारे पास और भी टेम्पलेट इंजन हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको दो और टेम्पलेट इंजन बताऊं, जिस तरह एक पग हो गया, PUG, और इसके बाद हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं हैंडल बार्स। और भी दूसरे टेम्पलेट इंजन हो सकते हैं, लेकिन जो EJS है उसको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है जब भी हम Node.js के साथ काम करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो भी यही है कि वो EJS को यूज करें एज अ टेम्पलेट इंजन। तो यहाँ पे देखो EJS की मदद से हम HTML पेजेस जनरेट कर सकते हैं, HTML मार्कअप, मतलब उसका जो HTML का डेटा होता है वो जनरेट कर सकते हैं विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। मतलब जो जावास्क्रिप्ट आप शुरू से पढ़ के आए हो ना, ठीक है, आप उसको यूज करके क्या कर सकते हो, HTML जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और ये काम आप कैसे करोगे, EJS की मदद से। मतलब वो जो मैंने आपको भी सिंटेक्स दिखाया था ना, परसेंटेज और एंगल ब्रैकेट्स वाला, ठीक है, उसके अंदर आप प्लेन जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो।
अब आप चाहो तो उसके अंदर लूप्स लिखो, इफ एल्स लिखो, ठीक है, उसके अंदर आप एरेज लिखो, ठीक है, जो चाहो आप उसके अंदर लिख सकते हो। और जब वो कंपाइल होगा तो रिजल्ट में आपको HTML आउटपुट में रिटर्न करेगा। तो ये फायदा है आपके पास एक टेम्पलेट इंजन का EJS का, ठीक है। फिर यहां पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेस। देखो वही बात आ गई, मतलब यहां पे कह रहा है स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ये जो हम EJS टेम्पलेट इंजन को यूज करते हैं, ये क्यों यूज करते हैं, ताकि हम अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर डायनेमिक वेब पेजेस जनरेट कर सकें। एज इट इनेबल्स यू टू एम्बेड जावास्क्रिप्ट लॉजिक डायरेक्टली विद इन योर HTML। इसका मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि EJS टेम्पलेट इंजन की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो जावास्क्रिप्ट की लॉजिक होती है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, वो डायरेक्टली आप अपने HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। ठीक हो गया। फिर यहां पे आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, टेम्पलेट इंजन हेल्प्स टू क्रिएट एन HTML टेम्पलेट विद मिनिमल कोड। मतलब यहां पे कह रहा है कि जो आप टेम्पलेट इंजन यूज करते हो ना, इसकी मदद से आप जो HTML टेम्पलेट बनाते हो वो कम से कम कोड के अंदर बना सकते हो। किस तरह कम से कम कोड बना सकते हो भाई, जिस तरह मैंने बताया, अगर मुझे 10 लाइंस फॉर एग्जांपल HTML की 10 लाइंस प्रिंट करवानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, वहां पे जावास्क्रिप्ट का लूप यूज कर सकता हूं, जिसकी मदद से मुझे बार बार HTML का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर सकता हूं, अपना HTML कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं, जनरेट कर सकता हूं। ठीक है। फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, ऑल्सो इट कैन इंजेक्ट डेटा इनटू एन HTML टेम्पलेट ऑन द क्लाइंट साइड एंड प्रोड्यूस द फाइनल HTML। मतलब देखो वही बात जो मैंने आपको डायग्राम से समझाई थी कि आप क्या कर सकते हो, आप कोई डेटा अपने HTML टेम्पलेट के अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, एम्बेड भी कर सकते हो। डेटा यहां पे किसकी बात कर रहा है, जिस तरह मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, सिंगल हो सकता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपके डेटाबेस से आ रहे होते हैं। तो वो जो डेटाबेस से आपका ऑब्जेक्ट आता है उसको आप डायरेक्टली अपने HTML टेम्पलेट के अंदर क्या कर सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद फाइनल HTML का जो भी आउटपुट है वो आप प्रोड्यूस कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। ठीक है। तो देखो ये तो मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए, ठीक है, डायग्राम से इसका पूरा सिनेरियो समझाया। अब चलते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम EJS को इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से हम EJS का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। ठीक है, तो अब यहां पे देखो स्टेप्स टू फॉलो, कुछ स्टेप्स बताऊंगा EJS के साथ काम करने में, आपने उसी स्टेप को फॉलो करना है और EJS के साथ इंप्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, इंस्टॉल EJS यूजिंग NPM। मतलब सबसे पहले आपने क्या करना है, NPM को यूज करके अपना EJS टेम्पलेट इंजन इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने VS कोड में। तो यहां पे देखो मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर, और यहां पे देखो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट यहां पे क्रिएट किया है, जिसका नाम आपको देखो यहां पे नजर आ रहा होगा, EJS डेमो। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने माई एक्सप्रेस ऐप के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसी के अंदर हम सारा अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर कोड बहुत सारा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे EJS के कॉन्सेप्ट के लिए एक फ्रेश प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, और उसके अंदर मैंने Express.js को भी पहले से इंस्टॉल कर लिया है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे देखो जो एक्सप्रेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस होता है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और क्रिएट करने के बाद ऐप के अंदर उसे ले लिया, और फिर यहाँ पे देखो सबसे लास्ट पे वो जो हम पोर्ट नंबर यहाँ पे सेट करते हैं, जिसको यूज करके हमारा ये जो सर्वर है वो यहाँ पे रन होता है, तो वो काम भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल में समझा चुका हूँ। तो अब मैंने क्या बताया, हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है कि हमने EJS को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो सिंपल सी कमांड जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबसे पहले आपने npm लिखना है, ठीक है, इंस्टॉल लिखना है, और उसके बाद देखो अगर आपके पास एक्सप्रेस इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो कि पहले आप एक्सप्रेस लिखो और उसके बाद EJS लिखो, तो इस पॉइंट पे दोनों एक्सप्रेस भी और EJS भी इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पे देखो एक्सप्रेस मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या करूंगा, npm लिखूंगा और उसके बाद इंस्टॉल का कीवर्ड और उसके बाद EJS। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे टर्मिनल में हमें दिखा देगा कि कितने उसने जो डिपेंडेंसीज है वो यहाँ पे ऐड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है कि 16 पैकेजेस इसने यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि EJS से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपको मेक श्योर करना है आप यहाँ पे आ जाओ, पैकेज जेसन के अंदर चले जाओ, और यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज के अंदर आपको नजर आ रहा होगा EJS।
ठीक है। एक्सप्रेस मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया था, उसका वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखो EJS भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, जिसका वर्जन क्या है 3.1.10। हो सकता है जब आप वीडियो देखो तो यहाँ पे एक्सप्रेस और EJS के जो वर्जन हैं वो अपग्रेड हो चुके हों, लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है इंप्लीमेंट करने का वो सेम रहेगा। ठीक है, तो आपने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको क्लोज करता हूं। और अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा राउट बनाता हूं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर सीखा है। ठीक है, app.get। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं राउट पास करता हूँ। ठीक है, राउट में यहाँ पे एम्प्टी दे देता हूँ। ठीक है, जो हमारा होम पेज का राउट होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास करता हूँ। ठीक है, और इसकी यहाँ पे आ गई बॉडी। और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपको पता है 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट का और दूसरा होता है रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो भाई देखो ये राउट मैंने बना लिया, सही है। अब यहाँ पे आ जाओ सेकंड स्टेप की तरफ। देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि EJS किस तरह से आप इंस्टॉल करोगे npm को यूज करके। ठीक है, फिर देखो स्टेप नंबर 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो क्या कह रहा है, सेट टेम्पलेट इंजन एज EJS। भाई मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास टेम्पलेट इंजन बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसके साथ काम कर रहे हैं, EJS के साथ काम कर रहे हैं। तो आपने जब भी EJS को यूज करना है तो आपने बताना पड़ेगा कि आप कौन सा यहाँ पे टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये काम हम कहां पे सेट करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। देखो ये वाली जो लाइन है ना, मतलब ये वाला जो आपका राउट है, इससे ठीक ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कहता हूं app.set। ठीक है, सेट का आप एक यहाँ पे फंक्शन यूज करोगे और उसके बाद इसके पहले पैरामीटर में आपने यहाँ पे लिखना है व्यू इंजन। ठीक है, कीवर्ड लिखना है सिंगल कोट्स के अंदर व्यू इंजन, ये आ गया पहले पैरामीटर में। फिर दूसरे पैरामीटर में आपने दोबारा सिंगल कोट्स ओपन करने हैं और यहाँ पे अपने टेम्पलेट इंजन का नाम पास करना है, और वो कौन सा है, EJS। मतलब ये EJS आप इसको टेम्पलेट इंजन भी कह सकते हो, टेम्पलेट व्यू इंजन भी कह सकते हो, या सिंपल आप इसको व्यू इंजन भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर मतलब मैंने बता दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इस फाइल के अंदर कौन सा टेम्पलेट इंजन यहाँ पे यूज करने वाला हूं, EJS। जैसा मैंने बताया ना, पग भी होता है आपके पास, हैंडल बार्स भी होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पे देखो स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या बता रहा है, क्रिएट व्यूज फोल्डर इन योर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी एंड क्रिएट ऑल EJS पेजेस इनसाइड इट। इसका मतलब अब हमें क्या करना है कि स्टेप 3 के अंदर हमें अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, जिसका हम क्या नाम रखेंगे, व्यूज। और उसके अंदर जितने भी हमारे पेजेस होंगे ना, जो कि हम जिनको क्या कह रहे हैं, EJS के पेजेस होंगे, वो हम व्यूज फोल्डर के अंदर बनाएंगे और फिर उससे रेंडर करवाएंगे। ठीक है, देखो ये जो मैं EJS पेजेस की बात कर रहा हूं ना, यही हमारे डायनेमिक वेब पेजेस हैं, जो कि हम EJS टेम्पलेट इंजन की मदद से क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। और ये सारे पेजेस हम कहां बनाएंगे, व्यूज के फोल्डर के अंदर। तो भाई देखो अभी तक मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे देखो आपको कहीं भी व्यूज का फोल्डर नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा न्यू फोल्डर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसका नाम हमने यहाँ पे रखना है व्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ और अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ। ठीक है, जो कि डायनेमिक वेब पेज होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल पे चलते हैं और इसका नाम यहाँ पे मैं रखता हूँ होम। और अब देखो चूंकि मैं EJS के साथ काम कर रहा हूं तो यहाँ पे एक्सटेंशन में क्या लगाऊंगा, home.EJS। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने व्यूज का फोल्डर बनाया है और इसके अंदर ये जो मैंने अपना EJS का एक पेज बनाया है, आपने इसी तरह से इसको करना है। मतलब जो भी आपके पेजेस होंगे डायनेमिक पेजेस, वो आपने व्यूज के फोल्डर के अंदर रखने हैं। क्यों, उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जब हम यहाँ पे रेंडर करवाएंगे ना अपने इन पेजेस को, तो वो ऑटोमेटिकली कौन से फोल्डर को व्यू करता है, इस व्यूज वाले फोल्डर को। मतलब वो ऑटोमेटिक इस फोल्डर के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि व्यूज के एक फोल्डर होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे EJS के पेजेस स्टोर होते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है, कन्वेंशन होती है, एक तरीकेकार होता है जिसको फॉलो करके अगर आप चलोगे तो आपके पास कोई भी एरर या इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब home.EJS के अंदर मैं कुछ डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, तो उसी तरह से हम HTML का डेटा यहाँ पे जनरेट करेंगे। Shift 1 प्रेस किया, एक्सक्लेमेशन आ गया, एंटर करो, तो ये जो डमी डेटा होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाता है, जो कि बेसिक कोड होता है HTML का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम और उसके बाद यहाँ पे एक बॉडी के अंदर H1 का टैग स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ दिस इज माई होम पेज। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो अभी तक यहाँ पे मैंने जस्ट इसके अंदर स्टैटिक डेटा ही रखा है। मतलब अभी तक मैंने इसके अंदर कोई भी डायनेमिक डेटा वाला काम नहीं किया, वो अभी मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ये पेज बनाया, ठीक है, home.EJS, और अब इसको मैं
यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ। कहाँ पे? अपने इंडेक्स के अंदर यहाँ पे रेंडर करवाता हूँ। देखो ये जो मैंने राउट बनाया ना, जो कि हमारा मेन राउट होता है, जो कि हमारा कह सकते हो कि रूट होता है, क्योंकि जब भी हम अपनी एप्लीकेशन का यूआरएल, वेब एप्लीकेशन का, वेबसाइट का यूआरएल हिट करते हैं तो सबसे पहले हमारा होम पेज चलता है, तो उसी के लिए यहाँ पे ये वाला राउट है। तो अब देखो, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, देखो स्टेप 3 हमने कर लिया, हमने व्यूज का फोल्डर बनाया अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर, और उसके अंदर हमने एक पेज बनाया अभी फिलहाल home.egs के नाम से। तो अब आ जाओ स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, कॉल रेंडर फंक्शन टू डिस्प्ले पेजेस क्रिएटेड इन व्यूज फोल्डर। मतलब देखो, जो मैंने अभी व्यूज फोल्डर बनाया है ना, और उसके अंदर एक पेज बनाया है home.egs को यूज करके, ठीक है, तो उसको अगर मुझे कॉल करना है, उसको मुझे रेंडर करवाना है, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या है, हमारे पास रेंडर। और ये रेंडर फंक्शन किसके साथ यूज होता है? यहाँ पे देखो, ये रेंडर फंक्शन यूज होता है रिस्पॉन्स के इस पैरामीटर के साथ, ठीक है, क्योंकि इसी की मदद से हम रिस्पॉन्स भेजते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कहता हूं res डॉट, और यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करूंगा जिसका क्या नाम है, रेंडर। ठीक हो गया। और यहां पे मुझे अपना कौन सा वेब पेज रेंडर करवाना है, ठीक है, उसका मैं नाम यहां पे पास कर दूंगा। उसका मैं नाम यहां पे दे रहा हूं होम। मतलब यहां पे देखो, होम के साथ आपको .egs लगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहां पे क्या करेगा, व्यूज के फोल्डर के अंदर जाएगा और होम को फाइंड आउट करेगा। तो जैसे ही उसको होम मिल जाएगा, ठीक है, तो वो जो उसकी एक्सटेंशन है उसको वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि यहां पे egs के पेजेस ही बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे वो हमारा होम रेंडर करवा देगा। होम के अंदर यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, दिस इज माय होम पेज, ठीक है। तो अब यहां पे आके अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। यहां पे आके अपना टर्मिनल एक दफा मैं यहां पे क्लियर करता हूं, ठीक है। तो एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास कमांड क्या है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप नोड लिखोगे और उसके बाद एक फ्लैग यूज करोगे जिसका नाम है -वॉच, जिसकी मदद से आपको पता है कि आपको सिर्फ अपना ये जो फाइल है, ठीक है, उसको जस्ट सेव करना है और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिक आपको आपका अपडेटेड डेटा नजर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी फाइल को मुझे यहाँ पे रन करना है, देखो हमारी ये जो फाइल है जिसका क्या नाम है, index.js, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आके एंटर करना है, ठीक है। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो, अब चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आके लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर हमने क्या स्पेसिफाई किया था, 3000, यहाँ पे आके एंटर करते हैं। तो ये देखो, जैसे ही एंटर किया तो देखो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज माय होम पेज। लेकिन भाई देखो, अभी तक ये वाला जो पेज है ये डायनेमिक वेब पेज नहीं है, अभी ये स्टैटिक पेज है, ठीक है। तो इसको डायनेमिक पेज बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने इंडेक्स के ऊपर और यहाँ पे देखो, अभी मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स के साथ रेंडर का फंक्शन यूज कर रहा हूँ और अपना ये होम वाला जो पेज है उसको रेंडर करवा रहा हूँ। लेकिन अब इसको डायनेमिक बनाने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डेटा पास करता हूँ, ठीक है। देखो ये जो रेंडर फंक्शन है ना, इसके सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पे देखो मैं एक डेटा पास करता हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और इसके अंदर एक की बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ नेम, और उसके अंदर मैं वैल्यू यहाँ पे पास कर देता हूँ, अपने चैनल का नाम यहाँ पे पास कर देता हूँ प्रोग्राम मेंटोर, ठीक है। सही है, प्रोग्राम मेंटोर अपने चैनल का नाम मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। जो हमारा egs वाला पेज था home.egs, तो देखो दिस इज माय होम पेज यहाँ पे लिखा मैंने, और अब देखो मैं एक h2 का टैग बनाता हूं सेकंड, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर यहाँ पे यूज करूंगा जो कि egs हमें प्रोवाइड करता है। और वो उसके लिए सिंबल क्या होता है, यहाँ पे देखो पहले एंगल ब्रैकेट, फिर ये परसेंटेज का सिंबल, फिर दोबारा परसेंटेज का सिंबल, और फिर यहाँ पे आके दोबारा एंगल ब्रैकेट आपने क्लोज करना है। और यहाँ पे देखो ये जो शुरू में आपके पास ये एंगल ब्रैकेट और परसेंटेज था ना, इसके आगे आपने इज इक्वल भी लगाना है, और इज इक्वल के बाद वो जो हमारा यहाँ पे ये था ना प्रॉपर्टी जो हमने बनाई थी यहाँ पे नेम के नाम से, उसको मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉल कर लूंगा। और इसके शुरू में मैं यहाँ पे टेक्स्ट पास कर देता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूं माय चैनल नेम इज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इस नेम के अंदर हमने क्या सेट किया था, जो कि हमें कहां से मिल रहा है, यहां से नेम के अंदर प्रोग्राम एंटर मैंने सेट किया था ना, और इसको मैंने कहां भेज दिया, अपने होम पेज के ऊपर भेज दिया, ठीक है। होम कौन सा, ये वाला, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, अपने इस नेम वेरिएबल को, प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। देखो आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आके जस्ट रिफ्रेश करना है। तो ये देखो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दिस इज माय होम पेज, और उसके बाद जो मैंने डेटा यहाँ पे पास किया था ना, जिसके अंदर मैंने नेम के अंदर क्या पास किया था, प्रोग्राम एंटर, तो वो देखो यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये बन गया डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये जो प्रोग्राम एंटर है ना, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, मतलब चैनल का नाम यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं पास कर दूं फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम एंटर की जगह मैं यहाँ पे कहता हूं आदिल वीलॉग्स, ठीक है, ये मेरा एक सेकंड चैनल है,
ठीक है, मैं इसको सेव करता हूं और यहां पे आता हूं, ठीक है, अपने ब्राउजर पे, और यहां पे आके जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे देखो प्रोग्राम इंट्रो की जगह क्या आ गया, आदिल वीलॉग्स। क्योंकि अब ये हमारे पास डायनेमिक वेब पेज बन चुका है, क्योंकि अब मैंने यहां पे इसके अंदर देखो यहां पे जो EJX है, ठीक है, उसको मैंने यहां पे यूज किया है। तो एक बात याद रखना, जब भी आपको वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है ना, मतलब जब भी आपको उनका आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो यहां पे एंगल ब्रैकेट और परसेंटेज के आगे आपको यहां पे इज इक्वल टू लाजमी लगाना है। क्योंकि अगर आप इज इक्वल टू नहीं लगाओगे ना, तो ये देखो, अगर मैं यहां पे इज इक्वल टू हटा देता हूं और अब इसको मैं सेव करता हूं और ब्राउजर पे आके रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तो रिजल्ट देखना, तो ये देख रहे हो वो जो डेटा था उससे वेरिएबल के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए ये जो इज इक्वल का सिंबल है ना, ये आपने यहाँ पे लाजमी लगाना है जब भी आप वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज का आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, इसको सेव करो, यहाँ पे आके रिफ्रेश करो तो देखो आ गया हमारे पास। अच्छा, तो भाई देखो, अभी तो मैंने यहाँ पे सिंगल वेरिएबल मतलब सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे अपने इस होम पेज के अंदर पास की थी ना, किस तरह से, यहाँ पे देखो, मैं चलता हूं अपने index.js में, तो यहां पे देखो जब मैं अपने इस होम पेज को यहां पे रेंडर करवा रहा था, तो मैंने यहां पे अभी सिर्फ सिंगल वैल्यू पास की है, मतलब सिंगल वेरिएबल सिंगल प्रॉपर्टी यहां पे पास की है। लेकिन आप चाहो तो आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो वो काम आप किस तरह से करोगे, यहां पे देखो, मैं ये वाला पोर्शन यहां से कॉपी करता हूं, कमेंट आउट करता हूं, इसको नीचे पेस्ट करता हूं, और यहां पे देखो अब यही जो कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, जिसका नाम मैं यहां पे रखता हूं डेटा इज इक्वल, और यहां पे ये आ गया इसका ऑब्जेक्ट। बल्कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास एम्प्लॉय के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसके अंदर यहां पे देखो मैं नेम यहां पे मैं पास कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अली, ठीक है, कॉमा लगाता हूं, और उसके बाद यहां पे एक दूसरी प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है, इसको मैं यहां पे कहता हूं सरनेम, और इसके अंदर यहां पे मैं पास कर देता हूं अंसारी, ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी दे देता हूं एज, और उसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूं 27। ठीक है, तो देखो अब ये मैंने क्या बना लिया, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे देखो मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। तो अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं किस तरह से पास करूंगा अपने होम को, मतलब होम पेज को किस तरह से मैं ये वाला ऑब्जेक्ट पास करूंगा, देखना। देखो मैं ये डेटा यहां से हटाता हूं, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक की बनाता हूं, इसका नाम रखता हूं EMP, और इस की के अंदर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर करवा देता हूं, जिसका नाम मैंने फुल लिखा था, फुल में एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय मैंने इस EMP की के अंदर यहाँ पे स्टोर करवा दिया ना, और कहां भेज दिया, अपने होम पेज को। तो अब ये जो EMP है ना, इसको मैं एक्सेस करूंगा अपने होम पेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ home.ejs, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये मैंने पहले लिखा था ना, अब मैं इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट करता हूं, ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं एक दूसरा टैग यहाँ पे बनाता हूं H2, और इसके अंदर यहाँ पे देखो दोबारा यही वाला सिंटेक्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल लगाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया अपने इस होम पेज को, वो उसका नाम क्या है, EMP डॉट, और यहाँ पे मैं अभी अपने एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। तो अब इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। एरर पता है क्यों आ रहा है भाई, देखो ये वाली जो लाइन थी जिसमें मैंने अपना चैनल नेम प्रिंट करवाया था ना, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, देख रहे हो 11 नंबर पे, मतलब 11 लाइन नंबर पे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इस लाइन के अंदर कोई ना कोई मसला है। मसला ये है कि भाई यहाँ पे देखो मैंने इस लाइन को यहाँ पे सिलेक्ट किया ना, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल// किया, जिससे हमारे पास कोड कमेंट हो जाता है। लेकिन भाई देखो ये वाले जो कमेंट्स है ना, ये HTML के कोड को कमेंट करने के लिए होते हैं। EJS के कोड को किस तरह से कमेंट करना है, मतलब EJS का कोड आप इस तरह से कमेंट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं यहां से इसको हटाता हूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो इज इक्वल है ना, इज इक्वल हटा के आपने इसकी जगह क्या करना है, ये हैश का सिंबल लगा देना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये वाला कोड आपके पास क्या हो जाएगा, कमेंट आउट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। और उसके बाद ये जो पूरी लाइन है, आप इसको कंट्रोल// करके जो HTML के कमेंट होते हैं वो भी आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो अब इसको लगाया, और अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, तो देखो जैसे ही रिफ्रेश किया, तो एम्प्लॉय नेम हमने क्या सेट किया था, अली, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो देखो नेम के अलावा भी हमारे पास 2 और प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम के बाद क्या था, सरनेम, और फिर उसके बाद तीसरी लाइन यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और उसके अंदर यहाँ पे एज को हम डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। यहाँ पे आप पहले डेटा देख लो, ठीक है, ये वाला डेटा हमने यहाँ पे सेट करवाया था। और अब ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो,
ठीक है, नेम आ गया, सरनेम आ गया और यहाँ पे एज आ गई। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना जो डायनेमिक डेटा है वो ईजीएस की मदद से अपने वेब पेज के अंदर जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये चारों स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, अपना जो डायनेमिक डेटा है, डायनेमिक वेब पेज है, वो आप ईजीएस की मदद से बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। भाई देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं ईजीएस के अंदर, ठीक है, वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।